पहला सवाल यह है कि मोदी सरकार ने वादा किया था धारा 370 को हटाने का, वो हो गया। भव्य राम मंदिर की बात हो रही है, वो बन रहा है। क्या अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है? आपकी क्या राय? यूनिफॉर्म सिविल कोड वो उत्तराखंड से ही शुरू हो रहा अभियान, और पूरे देश में होना ही चाहिए। एक देश, एक संविधान, एक कानून, यह तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ा ध्येय है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई क्वेश्चनिंग क्यों होनी चाहिए? तो देर क्यों लग रही है? देर, मुझे लगता है कि रास्ता देवभूमि से निकलेगा और पूरे देश में यह सोच विमर्श मंथन होगा कि क्यों नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बेवजह मुद्दा बना देते हैं, क्यों कर रहे हैं साहब, ये क्यों नहीं करना चाहिए भाई। तो जो भी कारण रहे हों देरी में, अब राम मंदिर भी तो बना है ना, 370 भी तो हटी है ना, तो ये समान नागरिक संहिता का भी कार्य पूरा होगा दिबांग जी। होगा। कोई टाइमलाइन है कब तक होगा? नहीं, उत्तराखंड में तो अभी शुरू हो चुका है, पूरे देश में भी हो जाएगा। मुझे लगता है 2024 से पहले समान नागरिक संहिता ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण वाला भी काम होगा। वो भी देश के लिए जरूरी है। बेहता से संख्या बढ़ती जा रही है, सड़कें, स्कूल, कॉलेज सब तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड पॉपुलेशन। ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर होता है किसी भी कंट्री के लिए, तो ये भी काम होना चाहिए। इसमें आपका तो सहयोग है ही, योग भी है। अरे आपसे और हमसे कोई खतरा नहीं, सेम है इस दिबांग भाई। और लेकिन ये तो कुछ लोग सुबह से शाम तक इसी काम में जुटे रहते हैं, पिले रहते हैं, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। वैसे आप थोड़ी और नजर घुमाएं तो और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें। अरे साहब, इसमें मोदी जी से कोई खतरा नहीं, जो है हमारे योगी जी से कोई खतरा नहीं, बहुत एक लंबी फरहिस्त है। आप महिलाओं के नाम नहीं ले रहे हैं। वो आप ले लीजिए। अरे जो है हमारी ममता मई बनर्जी हैं, और भी बहुत हैं, मायावती जी हैं, सब। तो सब ये क्या मदद कर रहे हैं देश की? देश की जनसंख्या ना बढ़े और जो देश के लोग हैं उनकी सेवा कर पाए। अपने बच्चे पैदा करना ये देश की सेवा है क्या? अपने बच्चे नहीं, फिर भी हम देखो सुबह से शाम तक। सन्यासी का मतलब सेवा, सन्यासी मतलब सबका ख्याल रखना। ये हमने करके दिखाया ना, उसको जिया है ना। इसको लोग फिर गलत क्यों मानते हैं? देखिए, इसको भी फिर राजनीतिक इश्यू ले आते हैं। क्यों? कि एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए शायद उनको टारगेट करके कानून बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे देश के अंदर इलिटरेसी, पावर्टी ये सब कम होती है, तो मैं मानता हूं कि उससे भी जनसंख्या घटती है। लेकिन कुछ लोगों को बरगलाया जाता है कि तुम संख्या के आधार पर, जो है लोकतंत्र में तो वोट की राजनीति है ना, उसके आधार पर जिसकी संख्या भारी उसकी अधिक भागीदारी होगी राजनीति में। ऐसे कुछ लोगों को बहकाते, छोड़ो सब, आगे बात करो। आगे जो बड़ी चर्चा है वो मदरसा की है और वक्फ बोर्ड के सर्वे की है। आपकी इस पर क्या राय है? ये आपके पड़ोसी राज्य में हो रहा है। देखिए, यहां भी शुरू हो गया, उत्तराखंड में भी। मदरसों के सर्वे में दिक्कत क्या है? हमारे गुरुकुल का सर्वे किया गया, हमारी योगपीठ का सर्वे किया गया, स्वामी रामदेव की पूरी जन्म पत्री खगाली गई, जबकि मेरी जन्म पत्री बनी भी नहीं है। गांव तक पहुंच गए, बाबा रामदेव को चारों तरफ से खोजा, चारों तरफ से अग्नि परीक्षा ली, ठोका खूब जोर से। तो ठोक पीट करके सर्वे होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? जब किसी ने गुनाह नहीं कर रखा, कोई इलीगल इमोरल काम नहीं कर रखा, तो डर किस बात का? तो मदरसों का सर्वे हो। मैं तो कहता हूं जो ईसाइयों के जो चर्च चल रहे हैं, उनके भी जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, उनके जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनका भी सर्वे होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक जगह क्यों? सबके लिए ओपन होना चाहिए। और जो आरएसएस से जुड़े शिक्षा संस्थान है उनका सबका होना चाहिए। पतंजलि का भी हो, आरएसएस का भी हो, आर्य समाज का भी हो, सब मत संप्रदायों का कर लो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, पारदर्शिता ही तो इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये जो वक्फ का जो सर्वे हो रहा है, क्या ये पूरे देश में होना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 18 लाख एकड़ जमीन जो है वो सेना के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवेज के पास है, 8 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पर है, मतलब लैंड होल्ड करने में। हाँ। और उसमें ऐसा सुना है कि बहुत सी जगह इन्होंने नाजायज कब्जे कर रखे। नाजायज कब्जा किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो बात मैं कहता हूं, सर्वे में दिक्कत क्या है? यदि गलत नहीं कर रखा वक्फ बोर्ड वालों ने, तो फिर समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है। तो समस्या इतनी सी है कि कुछ लोग गलती करके और फिर जो है दूसरों को धमकाते, वो गलत है। तो डराना धमकाने वाला काम नहीं होना चाहिए, सर्वे के नाम पर भी नहीं होना चाहिए, और वैसे भी नहीं होना चाहिए।
मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि पीएफआई पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, आपका मत जरूर जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि उन पर बैन लगना चाहिए? पीएफआई का जहां तक प्रश्न है, वो लोग इस देश में एक रिलीजियस टेररिज्म, जिस शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, रिलीजियस टेररिज्म और उसको इंटेलेक्चुअलिज्म का जामा पहना करके एक पॉलिटिकल टेररिज्म की तरफ देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश में गृह युद्ध पैदा करना चाहते हैं। अब गजवाए हिंद को या सरिया को एक नए अवतार के रूप में लाना चाहते हैं। अब ये वक्त चला गया है, देश लोकतंत्र से चलेगा। कोई कभी जातियों के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी वर्ग विशेष के नाम पर, कभी भाषाओं के नाम पर ये जो उन्माद और आतंकवाद, टेरर और टेररिज्म ये फैलाए जाते, गलत है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए आपकी जरूर लगना चाहिए। उनके कर्म ही ऐसे अपने आप ही लगेगा। आप और मैं लगाने वाले कौन होते? पर ये लोग बोल रहे हैं कि हिजाब और घूंघट एक जैसा है। देखो, घूंघट भी वैसे भारत की परंपरा नहीं है। ये भी चला तो मुगलों के समय से ही था कि मुगलों को जो स्त्री पसंद आती थी उसको उठा ले जाते थे। बेटियां पसंद आती थी जहां, उनको भी उठा लेते थे, और सब पाप कर रखे इन्होंने। खैर, तो घूंघट का, हिजाब का आप उसकी तुलना मत कीजिए। ये बताइए कि आपने 2013 में एक यात्रा निकाली और प्रधानमंत्री को बदल दिया। अब एक और यात्रा निकल रही है, क्या इस बार भी प्रधानमंत्री बदलेंगे? देखिए, ये जो यात्रा है ये कांग्रेस के अस्तित्व बचाने की यात्रा है। लोग गलत इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कोई ये सिंहासन बदलने की तैयारी है। ये तो अपना आसन उनका बच जाए और कांग्रेस पार्टी टूटने से बच जाए, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और हर एक को हक है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों जिंदा रहना चाहिए, तभी देश और देश के मुद्दे जिंदा रहेंगे। इसलिए मैं इस यात्रा को ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है। बुजुर्गों को सम्मान भी शायद शुरू कर दिया उन्होंने देना, और संघर्ष भी शुरू कर दिया है। ऐसा करते रहेंगे तो जो कांग्रेस बचाओ जो अभियान है ये जरूर इस यात्रा से पूरा हो सकता है। और क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कुछ लोग देख रहे थे, तो शायद इस यात्रा के बाद कांग्रेस मुक्त भारत का सपना शायद टूट जाए। कांग्रेस को लेकर के जो आपने बयान दिया, मैं भी इक्वली सरप्राइज हूं। ये पुरानी मोहब्बत जागने का रीजन क्या है, वजह क्या है? नहीं, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता। मैंने एक सन्यासी होने के नाते, देखो, मैं यदि मोदी जी की बहुत बड़ाई करता हूं तो आप कहते हो कि आप क्या मोदी जी के, बीजेपी के प्रवक्ता हो। अभी भी मैंने मोदी का जो व्यक्तित्व है वो हिमालय जैसा, वो देव तुल्य है, वो एक ऋषि तुल्य है। मैंने एक सन्यासी के नाते एक जनरल ओपिनियन अपना दे दिया तो भी लोग जो है मेरे को ट्रोल करते हैं। तो भाई, मैं जो है सन्यासी हूं, न पक्ष में न विपक्ष में, लेकिन जब देश की कोई बात आएगी और मुझसे मेरा ओपिनियन जाना जाएगा तो मैं सलीके से अपना ओपिनियन देता हूं। आप योग भी सिखाते हैं, आप उद्योग भी चलाते हैं, आप राजनेताओं को भी ज्ञान देते हैं, राजनीति में भी आप अपनी बातें रखते हैं। इसमें से कौन सा रोल है जो आपको बड़ा स्वाभाविक लगता है, जिसमें सन्यासी हमेशा से देश के लिए जीते रहे हैं, देश के लिए पुरुषार्थ करते रहे। मैं गौतम कड़ाद, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद का वंशज हूं, और उन्हीं ऋषियों ने देश बनाया है। किसी राजनेता ने, रानी महाराजा ने देश नहीं बनाया। भद्रमिच्छन्त ऋषाः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस दातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। ये बताइए कि कांग्रेस को आयुर्वेदिक चिकित्सा की जरूरत है या एलोपैथी चिकित्सा की जरूरत है? अभी एलोपैथी चल रही है। यदि आयुर्वेद शुरू हो जाएगा ना तो जड़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है बीमारियों को। आपके पास आना चाहिए ना इस योगी चिकित्सा के लिए। देखो, हम तो, हमारे तो द्वार सबके लिए खुले। आरो भद्राः कृतवो यंतो विश्वतः। चारों ओर से हमारे पास जो भी आएगा उसी का कल्याण कल्याण। आप कांग्रेस को फिर क्या मंत्र देना चाहेंगे? मैं कांग्रेस को इतना ही मंत्र देना चाहता हूं। देखो, कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसको अपना वजूद बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। चरैवेति चरैवेति, यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मंत्र है जो चल रहे हैं। चलते रहो। ये बताइए कि अभी पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह गए थे सीमांचल में, और उन्होंने एक तरीके से लालू जी को चेताया कि नीतीश कुमार कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है इस हालत में क्या विपक्ष एक हो पाएगा इस बार? देखो, लोग रोज दुहाई देते हैं विपक्ष को हम खत्म कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, फलाना ढिकड़ा। विपक्ष अपने कर्मों से खत्म होगा, कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता।
आदमी को अपने कर्म पर, अपने आचरण पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट हो, मीडिया हो, घर गृहस्थी हो, खेती हो, बाड़ी, कुछ भी हो भाई, कर्म करो। कर्म से, पुरुषार्थ से आप अपनी मंजिल पाते हो। और जो पुरुषार्थी है, पराक्रमी है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।